जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा कल इकोनॉमिक्स 11th का फाइनल एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं के MCQ। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स नंबर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है बेटा वो भी आपको बताता है कि शेयर्स के प्राइस में कितना चेंज आया है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा उसमें दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है इंडेक्स नंबर मेजर द एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और स्टेटमेंट सेकंड है इन कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर फॉर बेस इज ऑलवेज 100। तो इसमें बेटा जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है, तो इसमें जो आंसर आएगा बेटा वो होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। फिर जो थर्ड है बेटा उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द फैक्टर विच इज अ रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तीन रीजन होते हैं बेटा, हम सबको पता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स और रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेज। तो उनमें से आपको जो ए ऑप्शन है वो दिया हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इट इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो फोर्थ है बेटा वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसमें पूछा गया है डैश क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बेटा जो क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है डेट वाइज या टाइम वाइज, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फिर इसमें बेटा एक ऑप्शन और दिया गया है जिसमें पूछा गया है डैश डाटा इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, टेबुलर प्रेजेंटेशन और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगा। हम सबको पता है जो टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंटेशन होता है बेटा उसमें जो है सारी चीज़ें सेंटेंसेज में लिखी होती है। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा उसमें पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी मोड, दैट इज इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि मोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा उसमें पूछा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा, हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 दिया है बेटा हिस्टोग्राम हैव डिफरेंट विड्थ बट हाइट रिमेन द सेम। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा ये गलत है। हिस्टोग्राम की जो हाइट होती है बेटा वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि उसकी जो विड्थ है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट ऑफ अ मोड। ए सिंपल कैलकुलेशन, बी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। तो इसमें बेटा जो मेरिट की बात आप करें तो मेरिट में बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी क्वेश्चन में बेटा आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट मीडियन ग्राफिकली। तो इसमें ऑप्शन है बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, टाइम सीरीज ग्राफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका बेटा डी है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी लेस देन मोर देन जो ओजाइव है उससे हम मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा उसमें आपको एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। एजर्सन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज -1। रीजन दिया है बोथ द वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रपोर्शंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा इसमें एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो आपका होगा ए। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इज नॉट वैलिड रिगार्डिंग प्राइमरी डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली, हाई लेवल एक्यूरेसी, सेव टाइम एंड मनी कैन बी कलेक्टेड बाय एनिमिनेटर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी सेव टाइम एंड मनी। प्राइमरी डाटा में बेटा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगता है, तो ये इसके रिगार्डिंग वैलिड नहीं है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज सुटेबल फॉर द यूज ऑफ वेटेड मीन। तो इसमें बेटा जो करेक्ट आंसर है, देखिए सुटेबल बताना कौन सी सिचुएशन सुटेबल होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, व्हेन आइटम्स आर गिवन वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, दिस इज द करेक्ट और सुटेबल सिचुएशंस फॉर द वेटेड मीन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं बेटा अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज की। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द फिक्स्ड कॉस्ट अमंग द फॉलोइंग्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। परमानेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरी है बेटा वो फिक्स कॉस्ट होती है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर जो 19 है बेटा उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। हम सबको पता है कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म फ्री एंट्री कर सकती है और उनका एग्जिट भी फ्री होता है। तो बेटा अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है इफ द टोटल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग व्हाट विल वी से अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। तो इसमें आपसे पूछा गया अगर आपका टीपी कम हो रहा हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी कैसा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बेटा एमपी विल बी नेगेटिव। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में इन केस ऑफ डैश मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो होगा कांस्टेंट। फिर उसके बाद इसी में एक ऑप्शन भी गिवन है बेटा डैश इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट आउट टू बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो होगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। उसका रीजन ये होता है जब सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और प्राइस केवल तभी बढ़ सकता है जब कंपैरेटिवली डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, बाकी सभी केस में आपकी डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम होगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू व्हेन इज द टोटल रेवेन्यू कर्व एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो इसमें बेटा आपका आंसर आएगा करेक्ट ऑप्शन सी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। जब एडिशनल यूनिट बेच के आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, एमआर आपका बढ़ेगा, तो टीआर आपका अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है बेटा वो है स्टेटमेंट फर्स्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। अब देखिए ये गलत है, जब प्राइस कम होता है बेटा तो एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। स्टेटमेंट सेकंड लिखा है परचेजिंग मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स बाय कंज्यूमर व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन द सेम इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, राइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है व्हाट इफेक्ट विल एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैव ऑन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए डिक्रीज, क्योंकि जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उसी प्राइस पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और इसी में एक ऑप्शन भी दिया है बेटा, पूछा गया है व्हाट इफेक्ट विल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैव ऑन सप्लाई ऑफ अ गुड्स। अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है बेटा तो यहाँ पे आपकी गुड्स की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, उसी प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा होगी, जिसको कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का उसी प्राइस पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वो सप्लाई बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 26 एजर्सन और रीजन का है बेटा। एजर्सन है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एजर्सन बिल्कुल सही है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और P तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर हर
क्वांटिटी हर एडिशनल यूनिट को सेम प्राइस पे सेल करता है। बट यहाँ पे जो रीजन दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। रीजन लिखा है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स इज सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब रिड्यूस करके सेल करते हैं बेटा तो आपका जो MR और AR सेम नहीं होता बल्कि वो डिक्लाइन होता है। तो इसलिए एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। दिस इज द योर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा दैट इज ऑप्शन बी, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये थे सारे आपके MCQ। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है या आप चाहते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर आपको दिया जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।